हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक बहुत ही कमाल की कोरियन डेथ गेम वेब सीरीज को, जिसका नाम है स्क्विड गेम। इसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है और ये ऑलरेडी सुपर हिट हो चुकी है। इस सीरीज में टोटल 9 एपिसोड है और आज इस वीडियो में मैं शुरू के 5 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको बैटल रॉयल या डेथ गेम मूवीज पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए ही बनी है। तो अब चलिए जानते हैं शो की कहानी को बिना किसी देरी के, और शुरुआत करते हैं एपिसोड 1 से, जिसका नाम है रेड लाइट ग्रीन लाइट। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कहानी के मेन हीरो जी हान को, लेकिन हीरो कहने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसे जुए की बुरी लत है और इसने जुए के एडिक्शन में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। साथ ही उसके सर पर लाखों रुपए का कर्जा भी है। इसी कारण से जी हान की वाइफ ने भी उसे छोड़ दिया है और अपनी बेटी हायोन से वो कभी कभी ही मिल पाता है। जी हान की मदर उसे याद दिलाती है कि आज हायोन का बर्थडे है और वो उसे कुछ पैसे भी देती है, जिससे वो हायोन के लिए अच्छा सा गिफ्ट ले सके। लेकिन जी हान सारे पैसे लेकर सीधा जाता है सट्टा लगाने। वो घोड़ों की रेस पर सट्टा लगाता है और आखिर में उसकी किस्मत चमक जाती है और वो करीब 45 लाख बोन जीत जाता है। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। जीहान ये खुशखबरी अपनी बेटी को सुनाता है, लेकिन तभी जीहान के लेनदार उसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाते हैं। जीहान उनसे बचने के लिए वहाँ से भागता है और एक लड़की से टकरा जाता है और कुछ देर बाद ये लोग जीहान को पकड़ ही लेते हैं। जीहान इन्हें कहता है कि वो उसे ना मारे, वो उनके कुछ पैसे लौटा रहा है। लेकिन जैसे ही वो अपनी जेब में हाथ डालता है तो इनाम के सारे पैसे गायब थे। असल में वो जिस लड़की से टकराया था वो एक चोरनी थी और उसने जीहान के सारे पैसे चुरा लिए हैं। इसके बाद कर्जा वसूलने वाले जीहान का अंगूठा एक एग्रीमेंट पर लगवा लेते हैं, जिस पर लिखा था कि अगर 1 महीने के अंदर जीहान ने इनका लोन नहीं चुकाया तो रकम वसूल करने के लिए ये लोग जीहान की आंख और किडनी बेच देंगे। इसके बाद जीहान अपनी बेटी से मिलने जाता है और उसे लोकल स्ट्रीट फूड खिलाता है। वो वादा करता है कि अगले साल वो हायोन के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट लाएगा और अगले साल की बात सुनकर हायोन थोड़ा उदास हो जाती है। इसके बाद जीहान हायोन को अपनी एक्स वाइफ के पास छोड़ आता है। कुछ देर बाद जीहान जब एक स्टेशन पर बैठा था तब एक सूट बूट पहने आदमी उसके पास आता है और इस एक्टर को आपने ट्रेन टू बुसान में जरूर देखा होगा। ये आदमी अपना सूटकेस ओपन करता है, जिसमें से ढेर सारे पैसे और 2 कार्ड्स निकलते हैं। एक स्कीम है, 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। ये जीहान के साथ डाकची गेम खेलने का बोलता है। इस गेम में बस एक कार्ड से मारकर दूसरे कार्ड को पलटना होता है और अगर जीहान ने ये कर दिया तो उसे 1 लाख बोन दिए जाएंगे। अगर वो हार गया तो इतने ही पैसे जीहान को देना पड़ेंगे। कर्जे में डूबा होने के बाद भी जीहान ये गेम खेलने लगता है, लेकिन वो हार जाता है और क्योंकि उसके पास कोई पैसे नहीं थे तो ये आदमी पैसों के बदले जीहान को एक थप्पड़ मारता है। ये सिलसिला चलता ही रहता है और आखिर में जीहान जीत जाता है। पैसे देने के बाद ये आदमी जीहान को बताता है कि कुछ दिन तक ऐसे ही छोटे मोटे गेम खेलकर वो इससे कई गुना ज्यादा पैसे कमा सकता है। इसके बाद ये आदमी जीहान को अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है और कहता है कि अगर तुम गेम में हिस्सा लेना चाहते हो तो मुझे कॉल करना। और ट्रेन टू बुसान वाले एक्टर का कैमियो यहीं खत्म होता है। जीहान खुश होकर अपने घर जाता है और उसकी मदर जीहान को बताती है कि हायोन की फैमिली अगले साल अमेरिका शिफ्ट होने वाली है और वो अपनी बेटी को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। ये सुनकर जीहान को बहुत बुरा लगता है। उसकी मदर कहती है कि अगर वो ठीक से कमाने लगे तो वो शायद हायोन की कस्टडी भी वापस ले सकते हैं। काफी देर सोचने के बाद जीहान उस गेम कार्ड पर कॉल करता है और गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ कर देता है। आधी रात को एक कार जीहान को पिक करने आती है। वो जैसे ही उसमें बैठता है तो एक स्लीपिंग गैस के कारण बेहोश हो जाता है और उसके जैसे बाकी प्लेयर्स को भी बेहोश करके ले जाया जा रहा था। जीहान की नींद सीधा अगली सुबह खुलती है। वो एक बहुत बड़े स्लीपिंग एरिया में था, जिसमें उसके जैसे सैकड़ों खिलाड़ी सोए हुए थे और इन सभी को ग्रीन कलर की ड्रेस पहनाई गई थी और इन्हें नंबर्स भी दिए गए थे। यहाँ पर हम कुछ गार्ड्स भी देखते हैं जिनके कपड़े रेड थे। गोल्ड शेप वाले सिर्फ वर्कर्स थे, ट्रायंगल शेप वाले इनके सुपीरियर और चौकोर शेप वाले सभी के सुपीरियर हैं और सिर्फ इन्हें ही बात करना अलाउड है। इस पूरे गेम को रन करने वाले लीडर का नाम द फ्रंट मैन है। जीहान की मुलाकात यहाँ सबसे पहले एक ओल्ड मैन से होती है जिसे 1 नंबर मिला था। इस कमरे में टोटल 456 लोग हैं और सबसे आखिरी नंबर जीहान को ही मिला है।
ये ओल्ड मैन बताता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसकी जिंदगी में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसीलिए वो सिर्फ यहाँ मजे करने आया है। इसी बीच एक गैंगस्टर की एक लड़की से बहस होने लगती है। ये लड़की वही चोरनी केंसी है और ये पहले इसी गैंगस्टर के लिए काम किया करती थी। जीहान भी केंसी को पहचान जाता है और उससे अपने पैसे मांगने लगता है। मेरा पैसा चाहिए मेरे को, मेरा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए मेरे को, पैसा चाहिए मेरा पैसा दो। तभी यहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और इनमें से एक बोलता है कि ये सभी लोग 6 दिन तक 6 अलग अलग गेम्स खेलेंगे। जो सभी 6 गेम्स को जीत जाएगा उसे इनाम में ढेर सारा पैसा मिलेगा। इसके बाद ये कुछ लोगों के नाम और फुटेजेस दिखाते हैं। ये सभी लोग जीहान की तरह थप्पड़ खाकर इस गेम में आए हैं। साथ ही इन सभी पर लाखों करोड़ों का कर्जा है। प्लेयर्स को पहले से नहीं बताया जाएगा कि कौन सा गेम खेलना है और इन सभी के ऊपर एक बड़ा सा पिग्गी बैंक था जिसमें गेम खत्म होते ही इनाम की रकम डाल दी जाएगी। इसके बाद इन सभी से एक डॉक्यूमेंट पर साइन करवाया जाता है। इसमें बस 3 क्लॉज लिखे हुए थे। पहला रूल था कि कोई भी प्लेयर खेलना बंद नहीं करेगा। दूसरा रूल, जो प्लेयर खेलने से मना करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और तीसरा रूल, अगर मेजोरिटी लोग वोट करें तो गेम को रद्द भी किया जा सकता है। इसके बाद सभी को गेम हॉल की तरफ भेजा जाता है। सभी लोग एक अजीब से रूम से होते हुए बाहर जाते हैं और ये एक बड़े से कंटेनर में है। यहाँ जीहान को अपना एक बचपन का दोस्त सांगबू भी मिलता है जो उसकी माँ के मुताबिक अमेरिका गया हुआ था, लेकिन असल में उसकी हालत भी ठीक नहीं है। तुम यहाँ कैसे? तुम तो पढ़ाकू लड़के थे। अरे मत बता। मैदान के आखिर में एक बड़ी सी रोबोट डॉल खड़ी थी और पहले गेम का नाम है रेड लाइट ग्रीन लाइट। ये बड़ा ही सिंपल गेम है। डॉल ग्रीन लाइट बोलकर पीछे मुड़ जाएगी और इस दौरान सभी खिलाड़ी अपनी मर्जी से हिल सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो रेड लाइट बोलकर पलटेगी तो सभी को स्टैचू की तरह खड़े रहना है। अगर इस दौरान कोई भी हिला तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। जितने भी लोग 5 मिनट के अंदर डॉल के पास वाली सफेद लाइन पार करेंगे वो जीत जाएंगे। सभी ये सुनकर हंसने लगते हैं क्योंकि ये तो बच्चों का गेम है। गेम शुरू होते ही 2 लड़के भागने लगते हैं, लेकिन तभी डोल मुड़ जाती है और पहला लड़का हिल रहा था। डोल उसे डिटेक्ट कर लेती है और अचानक ही उसे कहीं से गोली आकर लगती है और वो वहीं पर मर जाता है। उसका दोस्त ये देख शॉक हो जाता है और भागने लगता है और डोल उसे भी डिटेक्ट कर गोली मार देती है और सभी को पता चलता है कि ये गेम कोई बच्चों का खेल नहीं है, बल्कि यहाँ उनकी जान जाने वाली है। सभी लोग पैनिक करते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और वो डोल एक एक करके सभी को गोली मारने लगती है। चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। करीब आधे लोग मारे जाने के बाद बाकी के लोग सीरियसली इस गेम को खेलने लगते हैं। सबसे आगे वही ओल्ड मैन था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस गेम में बहुत मजा आ रहा हो। सांगबू जीहान को एक तरकीब बताता है कि वो किसी दूसरे प्लेयर के पीछे छुप जाए जिससे डोल उन्हें देख ही नहीं सके। वो दोनों ऐसा ही करते हैं और काफी आगे पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे कई सारे लोग लाइन पार कर लेते हैं। अब सिर्फ 10 सेकेंड ही बाकी थे, लेकिन जीहान का पैर फिसल जाता है और इसी टाइम पर डोल पलटने लगती है। लेकिन जीहान के पीछे एक आदमी अली उसे पकड़ लेता है और बचा लेता है और दोनों बिल्कुल एंड टाइम पर लाइन क्रॉस कर जाते हैं। अब जो लोग लाइन पार नहीं कर पाए थे उन्हें भी डोल गोली मार देती है। गेम खत्म हो जाता है और इस एरिया को ऊपर से सील कर दिया जाता है। हमें पता चलता है कि ये लोग विशाल समुद्र के बीच एक आइलैंड पर हैं। करीब आधे लोग पहले गेम में ही मारे गए थे और अब बस 201 प्लेयर ही जिंदा बचे हैं। कई सारे लोग गार्ड से भीख मांगने लगते हैं कि वो लोग इस गेम को कंटिन्यू नहीं करना चाहते और उन्हें घर जाने दिया जाए। सांगबू कहता है कि तीसरे रूल के मुताबिक अगर मेजोरिटी लोग गेम नहीं खेलना चाहती तो गेम को रद्द कर दिया जाता है। गार्ड्स कहते हैं कि ठीक है, वो लोग वोट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लो कि तुमने कितना पैसा जीत लिया है। इसके बाद उस बड़े से पिगी बैंक में करीब 25 बिलियन बोन आकर गिरते हैं। अगर ये लोग गेम रद्द कर घर चले जाते हैं तो इन्हें 1 भी रुपया नहीं मिलेगा और सारा पैसा मरने वाले प्लेयर्स की फैमिली में बांट दिया जाएगा। इतना सारा पैसा देख ज्यादातर लोगों का मन बदल जाता है। इसके बाद वोटिंग शुरू होती है। जो लोग गेम खेलना चाहते थे उन्हें ग्रीन बटन दबाना है, जो नहीं खेलना चाहते उन्हें रेड बटन। सभी लोग वोट करते हैं और रिजल्ट टाई हो जाता है। अब सिर्फ एक प्लेयर ही वोट देने के लिए बाकी बचा था और ये था ओल्ड मैन। अब वैसे तो ओल्ड मैन को यहाँ गेम खेलकर मजा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो लाल बटन दबाता है ताकि बाकी लोग अपने घर जा सकें। अब गेम रद्द हो जाता है। आधे लोग बोलते हैं कि उन्हें गेम खेलना है, जिस पर गार्ड कहता है कि कुछ
कुछ समय बाद वो फिर से गेम शुरू करेंगे। अगर वो लोग चाहे तो फिर से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को सेफली उनके शहरों में छोड़ दिया जाता है। जीहान और केंसी एक दूसरे की रस्सी खोलते हैं। जीहान सीधा पुलिस में जाकर गेम के बारे में बताता है, लेकिन कोई उसका यकीन नहीं करता। यहाँ हम डिटेक्टिव जुन को देखते हैं, जो काफी समय से अपने लापता भाई की तलाश कर रहा है। उसे अपने भाई के कमरे में से वैसा ही गेम कार्ड मिलता है जो जीहान के पास था। इधर वापस आकर सभी को रियलाइज होता है कि उनकी जिंदगी वैसे भी किसी नर्क से कम नहीं है। केंसी के पेरेंट्स नॉर्थ कोरिया में फंसे हुए हैं और वो उन्हें वहां से निकालना चाहती है, जिसके लिए उसे पैसे चाहिए, और अपने छोटे भाई को उसने अनाथालय में डाला हुआ है। अली को उसका बॉस पेमेंट नहीं देता तो अली उस पर अटैक कर पैसे लेकर भाग जाता है। सांगबू ने एक बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किया था, जिसके लिए उसके पीछे पुलिस पड़ी है। जीहान को पता चलता है कि उसकी मदर बहुत बीमार है और उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें बहुत पैसे लगेंगे। गैंगस्टर की जान के पीछे दूसरी गैंग के लोग पड़े हुए थे, क्योंकि उसने उनका पैसा डुबा दिया था। जुन जीहान से गेम के बारे में पूछताछ करने आता है, लेकिन जीहान उसे कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसने गेम में वापस जाने का फैसला कर लिया था। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से लगभग सभी लोग फिर से ये गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जीहान को जब वेन पिक करने आती है तो डिटेक्टिव जुन उसका पीछा करता है। सभी वेन एक बड़े से जहाज के अंदर जाती है और ये जहाज उसी आइलैंड की तरफ बढ़ जाता है। जुन भी एक वेन के अंदर छुप जाता है। जब एक गार्ड इस तरफ चेक करने आता है तो जुन उस गार्ड को मारकर उसके कपड़े पहन लेता है और उसकी लाश समुद्र में फेंक देता है। अब क्योंकि सभी गार्ड्स मास्क पहने रहते हैं तो जुन को कोई नहीं पहचान पाएगा। सभी प्लेयर्स को अंदर लाकर उन्हें फिर से वही ग्रीन कपड़े पहना दिए जाते हैं और सभी की नींद अपने अपने बेड्स पर खुलती है। सांगबू कहता है कि उन्हें अपनी टीम बना लेनी चाहिए, जिससे अगले गेम में वो एक दूसरे की मदद कर सके। इनकी टीम में थे सांगबू, जीहान, अली और ओल्डमैन। ओल्डमैन को देख सांगबू ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि वो एक कमजोर खिलाड़ी है। यहाँ पर सभी लोग ऐसा ही कर रहे थे। गैंगस्टर ने भी हट्टे कट्टे लोगों से अपनी एक मजबूत टीम बना ली थी। नीमियो नाम की एक चालाक औरत भी गैंगस्टर को मक्खन लगाकर उसकी टीम में शामिल हो जाती है। कुछ देर में रात हो जाती है और सभी को फूड दिया जाता है। इसके बाद सभी गार्ड्स अपने अपने रूम में सोने जाते हैं। जुन भी भेड़ चाल में चलते हुए अपने रूम तक पहुंच ही जाता है, जहां उसे गार्ड्स के 3 रूल दिखाई देते हैं। रूम से बाहर वो अपना मास्क नहीं उतार सकते, वो किसी से कोई बात नहीं कर सकते और अपनी मर्जी से रूम के बाहर भी नहीं जा सकते। दूसरी तरफ केंसी और मिनियो बाथरूम में आती हैं। तब केंसी किसी तरह एक एसी वेंट में एंटर कर जाती है। वो किचन के ऊपर जाती है और देखती है कि वर्कर्स शक्कर पिघलाकर कुछ बना रहे थे, शायद अगले गेम के लिए। ये बात केंसी अगले दिन मिनियो को बताती है, जिसे सांगबू भी सुन लेता है। इसके बाद सभी को दूसरे गेम के लिए एक बड़े से प्लेग्राउंड में ले जाया जाता है। यहाँ इनके सामने 4 दरवाजे थे, जिस पर 4 शेप्स बने हुए थे, ट्रायंगल, सर्कल, स्टार और अम्ब्रेला। ये सब देखकर सांगबू को अपने बचपन का फ्लैशबैक आता है और उसने ये गेम खेला हुआ था, इसलिए उसे पता चल जाता है कि कौन सा गेम खेला जाने वाला है। लेकिन वो अपने साथियों को इस बारे में कुछ नहीं बताता। वो बोलता है कि उन चारों को अलग अलग शेप चुनना चाहिए, जिससे उन सभी को रिस्क ना हो। वो खुद ट्रायंगल चुनता है, अली सर्कल, ओल्डमैन स्टार और जीहान अम्ब्रेला, जो कि सबसे कठिन शेप है। सांगबू का मन होता है कि वो जीहान को बता दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। सभी प्लेयर्स अपने अपने शेप को चुन लेते हैं और डोर्स ओपन हो जाते हैं। दूसरे गेम का नाम हनीकॉम्ब है, जिसमें सभी प्लेयर्स को एक डब्बा दिया जाएगा। इसके अंदर इन्हें एक सुई और कैंडी मिलेगी। इन्हें कैंडी के अंदर से उस शेप को बाहर निकालना होगा। अगर वो शेप थोड़ा भी टूट जाता है तो प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और इसीलिए सांगबू ने ट्रायंगल चुना है, क्योंकि वो सबसे इजी शेप है। सभी लोग सुई से कैंडी कुरेदने में लग जाते हैं, लेकिन ये कैंडी बहुत हार्ड थी। एक लेडी अपना शेप तोड़ देती है और गार्ड उसे तुरंत गोली मार देता है, और इसी तरह एक एक करके काफी प्लेयर्स मरने लगते हैं। सांगबू आसानी से ट्रायंगल को बाहर निकाल लेता है और जीत जाता है। मिनियो अपने साथ एक लाइटर छुपाकर लाई थी और वो उसकी मदद से सुई को गर्म कर अपना शेप निकाल लेती है। इसके बाद वो लाइटर गैंगस्टर के पास पटक जाती है, ताकि उसे मिनियो पर भरोसा हो जाए और वो भी गेम जीत जाता है।
जीहान का शेप काफी अजीब था, जिससे उसे बहुत परेशानी हो रही थी। आखिर में जीहान को एक आइडिया आता है और वो कैंडी को पीछे से चाटना शुरू कर देता है। इससे कैंडी पतली हो जाती है और शेप अपने आप ही बाहर निकल आता है। ओल्ड मैन भी सेम तरकीब यूज कर जिंदा बच जाता है। टाइम खत्म होने के बाद बचे हुए सभी प्लेयर्स को गोलियों से भून दिया जाता है। एक प्लेयर एक गार्ड की गन छीन उसे होस्टेज बना लेता है। वो उससे अपना मास्क निकालने को बोलता है। जब उसे पता चलता है कि ये गार्ड बस एक टीनेजर है तो वो खुद को ही गोली मार लेता है। फ्रंटमैन इस रूम में आता है और क्योंकि गार्ड्स को अपना चेहरा दिखाना अलाउड नहीं था तो वो उस गार्ड को मार देता है। ये सारी डेड बॉडीज को भट्टी में डालने का काम सर्कल हेड्स का था और जून एक बार फिर से अपना मास्क बदलकर सर्कल से स्क्वायर हेड बन जाता है। दूसरे गेम में करीब 89 लोग मारे जाते हैं और अब इनाम की रकम में करोड़ों रुपए और बढ़ जाते हैं। जीहान को रियलाइज हो गया था कि शायद सांगबू ने गेम पहचान लिया था, लेकिन जीहान इस बारे में उससे कोई बात नहीं करता। कुछ समय बाद सभी प्लेयर्स को फूड दिया जाता है, लेकिन गैंगस्टर अपनी गैंग के साथ फिर से लाइन में लगकर 2 बार फूड ले लेता है। इससे कुछ लोग भूखे ही रह जाते हैं। इनमें एक आदमी बहुत गुस्सा करते हुए गैंगस्टर के पास जाता है और उसे बुरा भला सुनाता है, लेकिन गैंगस्टर उस आदमी को ही पीटकर उसकी जान ले लेता है। गार्ड्स इस पर कुछ भी नहीं बोलते और उस आदमी की बॉडी को यहाँ से ले जाते हैं और बाकी लोगों को रियलाइज होता है कि गेम या किसी और चीज से ज्यादा उन्हें दूसरे इंसानों से डरने की जरूरत है। इससे गैंगस्टर का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है और वो प्लान बनाता है कि आज रात को लाइट बंद होते ही वो बाकी प्लेयर्स को मार देंगे। इससे उनका कंपटीशन कम हो जाएगा और जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। सांगबू अपनी टीम से कहता है कि आज वो पूरी रात जागेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। जीहान केंसी के पास जाता है और उससे कहता है कि वो भी उनकी टीम में शामिल हो जाए, क्योंकि गैंगस्टर उसी से सबसे ज्यादा नफरत करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ गार्ड्स अलग ही धंधा कर रहे थे। वो मरे हुए प्लेयर्स के बॉडी पार्ट्स निकलवाकर उन्हें चुपके से ब्लैक मार्केट में बेच रहे थे। इसमें वो एक डॉक्टर की मदद लेते हैं जो कि प्लेयर्स में से ही एक है और बदले में वो डॉक्टर को पहले से ही बता देते हैं कि अगला गेम कौन सा होगा। साथ ही वो उसे ये भी बताते हैं कि वो आज रात चौकन्ना रहे, क्योंकि आज की रात लड़ाई होने वाली है। प्लेयर्स को जानबूझकर कम खाना दिया गया था ताकि उनमें लड़ाई हो जाए और कमजोर प्लेयर्स ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएं। ये जानने के बाद डॉक्टर गैंगस्टर की टीम ज्वाइन करने बोलता है, क्योंकि वही सबसे स्ट्रॉन्ग थी। गैंगस्टर डॉक्टर को साफ मना कर देता है, लेकिन डॉक्टर उसे कहता है कि बदले में वो उसे बता सकता है कि अगला गेम कौन सा है, और ये सुन गैंगस्टर उसे भी शामिल कर लेता है। रात होते ही गैंगस्टर एक एक करके प्लेयर्स को मारना शुरू कर देता है और फ्रंटमैन इस सब पर नजर बनाए हुए था। चारों तरफ लड़ाई होने लगती है। जीहान किसी तरह अपने बाकी साथियों को खोजता है और वो सभी लोग एक साथ रहकर लड़ते हैं और काफी समय तक बचे रहते हैं। कुछ देर बाद ओल्ड मैन सबसे ऊपर वाले बेड पर चढ़कर चिल्लाता है कि वो लोग ऐसे एक दूसरे को जानवरों की तरह ना मारे और ये सब बंद कर दें। ओल्ड मैन खुद को चंपक चाचा समझ रहा था। प्लेयर्स तो उसकी नहीं सुनते, लेकिन फ्रंटमैन अपने गार्ड्स को अंदर भेज देता है और ये सब रुकवा दिया जाता है। गार्ड्स मरे हुए लोगों की बॉडीज यहाँ से ले जाकर जला देते हैं। कुछ देर में सुबह हो जाती है और सभी प्लेयर्स को तीसरे गेम के लिए एक बड़े व्हाइट रूम में ले जाया जाता है। तीसरे गेम के लिए इन्हें 10-10 लोगों के ग्रुप में बढ़ जाने को कहा जाता है, मतलब अगले गेम में टीम वर्क होगा। और जीहान की टीम तो वैसे ही कमजोर थी, उसमें एक बूढ़ा था और एक लड़की थी। सांगबू सभी से कहता है कि वो लोग टीम के लिए कुछ आदमियों को ढूंढ कर लाए। इन्हें 9 प्लेयर्स मिल जाते हैं। वहीं केंसी एक और लड़की को ले आई थी क्योंकि उसे कोई नहीं चुन रहा था। दूसरी तरफ गैंगस्टर और डॉक्टर जानते थे कि अगला गेम टग ऑफ वॉर यानी कि रस्साकसी है, तो वो हट्टे कट्टे आदमियों को अपनी टीम में शामिल करते हैं और मिनियो को टीम से बाहर निकाल देते हैं। I am sorry, बाबू। मजबूरी में मिनियो जीहान की टीम ज्वाइन कर लेती है, जो कि सबसे कमजोर टीम लग रही थी। सभी टीम बन जाने के बाद इन्हें गेम रूम में ले जाया जाता है। दोनों टीम अपनी अपनी तरफ रस्सी खींचेगी और जीतने के लिए इन्हें अपने अपोनेंट टीम को सैकड़ों फीट नीचे गिराना है। पहला राउंड गैंगस्टर और एक दूसरी टीम के बीच होता है और गैंगस्टर की टीम आसानी से दूसरी टीम को खींचकर नीचे गिरा देती है और वो सभी लोग मारे जाते हैं और गैंगस्टर की टीम को स्लीपिंग एरिया में भेज दिया जाता है। इसके बाद जीहान की टीम की बारी थी। सभी लोग बुरी तरह से डरे हुए थे। इस पर ओल्ड मैन कहता है कि ये गेम उसने बचपन में बहुत बार खेला है और वो सभी
को इसे जीतने की कुछ ट्रिक्स बताता है। जैसे ही गेम शुरू होता है ये सभी लोग अपने पैर जमीन पर जमा कर पीछे झुक जाते हैं और सामने वाली टीम इन्हें हिला भी नहीं पाती। लेकिन कुछ देर बाद सामने वाली टीम इन पर भारी पड़ने लगती है। इस पर सांगबू को एक आइडिया आता है। वो सभी प्लेयर्स को 3 कदम आगे बढ़ने को बोलता है। वो ऐसा ही करते हैं जिससे अपोनेंट की टीम गिर जाती है और उनके संभलने से पहले ही ये रस्सी खींचकर उन्हें नीचे गिरा देते हैं और गेम को जीत लेते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का बुरा लग रहा था कि गेम जीतने के लिए उन्हें सामने वाले टीम को मारना पड़ा। गैंगस्टर को अच्छा नहीं लगता कि जीहान की टीम सरवाइव कर गई और वो आज रात भी लड़ाई कर इन्हें मारने का प्लान बनाता है। जीहान की टीम को इसकी भनक लग जाती है और वो अपने बेड्स का यूज कर बैरिकेड्स बनाने लगते हैं। वो ये भी डिसाइड करते हैं कि उनमें से 2 लोग बारी बारी से जागकर रात भर पहरा देंगे। गैंगस्टर केंसी का मजाक उड़ाने उसके पास आता है, लेकिन केंसी कहती है कि अगर यहाँ किसी को सबसे ज्यादा डरने की जरूरत है तो वो गैंगस्टर को ही है। सब जानते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर वही है और इसीलिए सबसे ज्यादा लोग उसे ही रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, बल्कि हो सकता है गैंगस्टर को उसी की गैंग के लोग निपटा दें। ये सब सुन गैंगस्टर डर जाता है और अपनी टीम से जाकर बोलता है कि आज की रात वो कोई लड़ाई नहीं करेंगे और शांति से गुजारेंगे। रात होते ही सांगबू और अली पहरा देने लगते हैं, लेकिन कोई अटैक नहीं होता। अली बताता है कि वो कोरिया में पैसे कमाने आया था और उसकी बीवी और 1 साल का बेटा भी है। कुछ देर बाद जीहान और ओल्डमैन पहरा देने लगते हैं, लेकिन ओल्डमैन की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। तस्करी करने वाले गार्ड्स आज भी डॉक्टर को ले जाते हैं और उससे एक बॉडी के सारे पार्ट्स निकलवाते हैं। इन लोगों के बीच डिटेक्टिव जुन भी घुस आया था, जिसे ये अपना ही साथी समझ रहे थे। ये लोग पैसों के लिए कभी कभी अधमरे लोगों के पार्ट्स भी निकाल लेते हैं। सारे पार्ट्स निकालने के बाद एक गार्ड जुन के साथ उन्हें डिलीवर करने जाता है। वो लोग एक खुफिया रास्ते से होते हुए समुद्र तक आते हैं, लेकिन जुन के साथी को उस पर शक हो गया था, तो जुन उसे ही गन पॉइंट पर ले लेता है और अपने भाई के बारे में पूछता है। ये गार्ड बोलता है कि वो कुछ नहीं जानता और सारे रिकॉर्ड की फाइल फ्रंटमैन के कमरे में होती है। वो उसे वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बताता है और इसके बाद जुन गार्ड को गोली मारकर फ्रंटमैन के रूम की तरफ जाने लगता है। इधर डॉक्टर गार्ड्स से अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन गार्ड्स को खुद पता नहीं था कि अगला गेम कौन सा है। इससे डॉक्टर भड़क जाता है और एक गार्ड को जान से मारकर वहां से भागने लगता है। दूसरा गार्ड उसका पीछा करता है, लेकिन फ्रंटमैन इनकी भगदड़ को सीसीटीवी में देख लेता है। गार्ड और डॉक्टर भागते हुए उसी प्लेग्राउंड रूम में आते हैं। यहाँ फ्रंटमैन भी आ पहुँचता है और उस गार्ड से कहता है कि तुम प्लेयर्स की बॉडी पार्ट्स बेचो या उन्हें खा जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुमने इसे पहले से ही गेम के बारे में बताकर बाकी प्लेयर्स के साथ नाइंसाफी की है। यही एक जगह है जहाँ इन लोगों को बराबर का मौका दिया जाता है। बाहर की दुनिया की तरह यहाँ कोई भेदभाव या ऊंच नीच नहीं की जाती। और इसके बाद फ्रंटमैन उस गार्ड, डॉक्टर और तस्करी से जुड़े हुए सभी लोगों को मरवा देता है। उसे ये भी पता चल जाता है कि गार्ड नंबर 29 गायब है, जो कि जुन था, और वो उसे ढूंढने का ऑर्डर देता है। वहीं इधर जुन फ्रंटमैन के रूम में एंटर कर जाता है। यहाँ पर ढेर सारी फाइल्स रखी हुई थी और वो ये जानकर हैरान हो जाता है कि ये गेम्स करीब 30 सालों से चल रहे हैं। 1999 के बाद से हर साल ये गेम्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। जुन इन फाइल्स में अपने भाई का नाम खोजने लगता है और उसे पता चलता है कि उसका भाई 2015 में खेले गए गेम का विनर था और 5वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अब इस सीरीज में 4 एपिसोड और बचे हुए हैं, जिनमें और भी डेंजरस गेम खेले जाएंगे। साथ ही एंडिंग में ढेर सारे ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं, तो उन्हें मिस ना करने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें। और दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर इस गेम को जीतने वाला है, अभी कमेंट करके बताइए। और ये भी कि क्या आपको ये सीरीज पसंद आई है या नहीं। अगर आई है तो कमेंट में ग्रीन लाइट लिख देना, मैं समझ जाऊंगा और पार्ट 2 जल्द से जल्द लेकर आऊंगा। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। पार्ट 2 को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर ले। और मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द स्क्विड गेम पार्ट 2 के साथ।